लक्ष्य पाने के लिए पूरी तरह से मशक्कत करनी है, हमको लगे रहना है, मंजिल ज़रूर मिलेगी, एक ना एक दिन हम होंगे कामयाब गाइस। ठीक है, आज एक अच्छा एक इंटरनेशनल पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिलेशन है बहुत अच्छा है, बरसों पुराना रिलेशन हमारा है, आज भी मौजूद है हमारा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश को हमने ही पैदा किया था, हमने ही उसको बनाया था, और जितने भी सोर्सेस मतलब वहाँ पर लोग ले रहे हैं वो सब एक भारत के क्रेडिट पर ही लोग वहाँ की ज़िंदगी को जी पा रहे हैं। बात की जाए आज के हालात बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा खराब हैं। हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स, रिपोर्टर्स और बाकी सारे प्रिंट मीडिया वगैरह है ना, न्यूज़पेपर, हालात बहुत ज़्यादा इस समय सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना मैडम, जो लगभग 15 साल तक वो एक प्राइम मिनिस्टर बनी रहती हैं, बांग्लादेश की हुकूमत पर, बांग्लादेश पर हुकूमत करती हैं, कल ही वो बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया में शरण ले लेती हैं। गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पर उनका एरोप्लेन उतरता है और अजीत डोभाल साहब वहाँ पर उनका वेलकम करते हैं और सेफ हाउस में उनको रखा गया है। बहुत बड़ी एक चौकसी की है, सुरक्षा के काफ़ी सारे इंतजाम किए हैं शेख हसीना को लेकर। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं कि बांग्लादेश में ऐसे हालात को लेकर हमारी जो एक अंतर्राष्ट्रीय सामरिक महत्व है उस पर खतरा मंडराता जा रहा है। बात करते हैं हम लोग थोड़ा विस्तृत में, कैसे क्या हुआ, क्यों ऐसा बांग्लादेश में हुआ। बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। हम थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू बनाते हुए दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये उलट पुलट हुआ। बांग्लादेश, ये जो एरिया है आपका, ये बांग्लादेश का मान लेते हैं लोग, बांग्लादेश है गाइस ये, ठीक है, बांग्लादेश। अगर बात करें तो ये पाकिस्तान 1947 से पहले, अगर हम बात करें 1947 से पहले ये एक भारत देश था पूरा। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं, स्टैटिक जीके आपका जीएस पार्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे आपके। 1947 से पहले, माइनस में बात करें पहले, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भारत का एक पार्ट था। बांग्लादेश एक पार्ट था बंगाल प्रोविंस का, ठीक है, बंगाल प्रोविंस का पार्ट था। बट आफ्टर या लेटर आफ्टर 1947 जब भारत अलग हो जाता है और पाकिस्तान अलग हो जाता है, ठीक है, डिवीजन हो जाता है, माउंट बैटन एक प्लान होता है, माउंट बैटन प्लान आता है, माउंट बैटन प्लान 3 जून 1947 को आता है। माउंट बैटन जो हमारे गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया माउंट बैटन, उनके बिहार पर एक प्लान आता है 3 जून 1947 को। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को डिवीजन करने की बात की जाती है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान 14 अगस्त को, भारत 15 अगस्त को। क्लियर? माउंट बैटन प्लान पूछा जाता है कब आया था, क्या बात हुई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवीजन करने की बात थी इस प्लान में, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था ये सब कुछ। ठीक है, तो 1947 से पहले तो हम सब एक थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान बन जाता है गाइस, ठीक है, और ये बन जाता है ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर? वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान क्या करता है, यहां से डायरेक्ट तो नहीं जाएगा क्योंकि भारत से डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाएगा ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, वो जाएगा तो अरेबियन सी होकर पहुंचेगा, ऐसे पेनिनसुलर इंडिया से घूमते हुए ईस्ट पाकिस्तान ये जाया करता था। कौन? वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत ईस्ट पाकिस्तान में जमती जा रही थी। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक बगावत हो जाती है गाइस। क्लियर? बगावत हो जाती है, मतलब रिबेल्स शुरू हो जाते हैं, बगावत शुरू हो जाती है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और उस समय हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर
मैडम साहिबा बैठी थी इंदिरा गांधी जी, याद रखना। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हमारी भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी जी, क्लियर, इंदिरा गांधी जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वन बाई वन पॉइंट, क्यों ऐसे हालात बांग्लादेश में हुए और क्यों हमारे पड़ोसी जो देश हैं इस समय परेशान की स्थिति में है और अंडर, चाहे आप चाइना मान सकते हो, चाहे आप अमेरिका मान सकते हो, चाहे और भी कोई पावरफुल कंट्री का इंटरफीयर मान सकते हैं हमारे इंडिया के सामरिक महत्व को लेकर। बहुत ही पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी जी का यहाँ पर रूल चल रहा था भारत के अंदर, ठीक है, याद रखना है। जब ये ईस्ट पाकिस्तान में बगावत हो रही थी 1971 में, मैं बात कर रहा हूँ 70 एंड 1971, क्योंकि ये 71 तक हमने इसको झेला, 1971 तक, 1947 से लेकर 1971 याद रखना है। इस समय तक ईस्ट पाकिस्तान, मतलब जो बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह हो रहे थे, यहाँ पर बहुल संख्या था। 1971 में अगर हम बात करें इस टाइम पर, इस समय पर हिंदू जो थे 80% थे आपके बांग्लादेश में, जो मैं आप बात कर रहा हूँ ईस्ट पाकिस्तान में, उस समय हिंदू 18% थे, ठीक है, और 78% था मुसलमान एरिया। बहुल राज्य क्षेत्र था बांग्लादेश, मतलब जो बंगाल में, बहुत बड़ी सियासत है, एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी हो जाएगा, लेकिन मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा इस पॉइंट में। तो मैं बात कर रहा हूँ 78% बहुल राज्य था, मतलब मेजोरिटी मुसलमान की थी बंगाल के अंदर, और वहाँ मेजोरिटी पाकिस्तान के अंदर, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वहाँ भी मुसलमानों की थी। तो मुसलमान अलग हो गया भारत देश से, ठीक है, कट हो जाता है, माइग्रेट हो जाते हैं वो। तो ये पार्ट ईस्ट हो गया, वो पार्ट वेस्ट हो जाता है। तो उस समय की बात बता रहा हूँ, इस ड्यूरेशन टाइम पर ये था। अब इंदिरा गांधी जो यहाँ पर टाइम आता है, तो वो 1966 और 67, 68, 69 तक तो हमारे यहाँ पर फैमाइन पड़ा था, अकाल पड़ गया था। फिर इंदिरा गांधी का टाइम हम लेते हैं 69 से लेकर 74 तक इंदिरा गांधी का टेन्योर रहता है भारत के अंदर, ठीक है, याद रखना है, क्लियर है। क्योंकि 66, 67, 68, 69 में यहाँ पर कोई प्लान नहीं आया, मतलब कोई प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग 5 ईयर प्लान नहीं बन पाया, और इस समय फैमाइन बहुत ज्यादा बढ़ गया था भारत के अंदर, भुखमरी परेशानी का भारत जो मुकाबला कर रहा था इस समय पर। लेकिन इंदिरा गांधी का टाइम शुरू होता है 1969 से 74, जब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जुल्म हो रहे थे पाकिस्तान के। कैसे आता था, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन से होके अपना बंगाल की खाड़ी से होकर बांग्लादेश एंट्री कर लिया करता था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान एंट्री कर लिया करता था। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया। अब इंदिरा गांधी जी ने क्या एक्शन लिया? इंदिरा गांधी जी ने मुक्ति वाहिनी एक सेना बनाई, मुक्ति वाहिनी, याद रखना है, इंपोर्टेंट रहते हैं। मुक्ति वाहिनी एक सेना बनाई, ठीक है, याद रखना, मुक्ति वाहिनी एक सेना बनाई और बांग्लादेश, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान खत्म कर दिया मुक्ति वाहिनी ने। और जो पाकिस्तानी थे यहाँ पर, जो विद्रोही थे, उनको भगा दिया पाकिस्तान वेस्ट की तरफ, कुछों को मार दिया गया, कुछ लापता हो गए। इसलिए मुक्ति वाहिनी ने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिया, याद रखना है, बांग्लादेश को जन्म दिया, क्लियर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने का पॉइंट है ये कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसका सहयोग था और कौन, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को परेशान कर रहा था। तो ईस्ट पाकिस्तान को हटाकर फिर बांग्लादेश का जन्म होता है 1971 में। जिया उर रहमान पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो बांग्लादेश आज भी मेहरबान है हमारी भारत सरकार का, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे जुल्म को लेकर काफी काम किया, मुक्ति वाहिनी बनाई और मुक्ति वाहिनी को वहां पर उतारा गया और 1971 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया बांग्लादेश को। ईस्ट पाकिस्तान को खत्म करके बांग्लादेश बनाते हैं और बांग्लादेश में 78% मुसलमान एंड 18% हिंदू जनसंख्या उस समय थी। अब आज की डेट में अब हम बात कर लेते हैं थोड़े और पॉइंट को लेकर, क्लियर है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए आप जो है थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई किया करें, इतना दिमाग में सर दर्द मत बैठाया करें, स्ट्रेस मत लिया करें, अपने
क्रिटिकल थिंकिंग से, अपनी क्रिएटिविटी लेकर, है ना, अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको थोड़ा एक एक्सप्लोर किया करो चीज़ों को समझने के लिए। तो बांग्लादेश तक बन गया सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बात कि बांग्लादेश तो बन जाता है, ठीक है, बांग्लादेश बन जाए। बांग्लादेश की सीमा हमारे भारत देश से कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 4096 किलोमीटर लगती है। भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, ठीक है, पॉइंट्स में लिख रहा हूं। और बांग्लादेश को हमने कब बना दिया? 1971 में बनाया था, याद रखना है। और फर्स्ट पीएम कौन बने यहाँ पर? फर्स्ट पीएम बने जिया उर रहमान, जिया उर रहमान, याद रखना है, जिया उर रहमान, फादर ऑफ शेख हसीना, जो करेंटली थी प्राइम मिनिस्टर, याद रखना है। जिया उर रहमान के नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में गाइस, इनके लीडरशिप में बांग्लादेश चल रहा था, याद रखना। अब यहां से पॉइंट आता है कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए फ्रीडम फाइटर्स की बहुत ज्यादा रोल था। देखिए फ्रीडम फाइटर्स का यहां पर रोल दिखता है बांग्लादेश के अंदर। जो आज बांग्लादेश में मुसीबत आई है वो इन्हीं के लिए आई, मतलब इनसे ही रिलेटेड हुई है सारी चीजें। जो भी बांग्लादेश बिगड़ रहा है आज, फ्रीडम फाइटर्स के जो वंश चल रहा है, जो हायरार्की चल रही है, हेरिटेज चल रही है, आवश्यकता के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा रहा था, ठीक है, उसको लेकर पॉइंट यहां पर गर्म आ गया था। रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को, जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी, अपने प्राण गंवा दिए थे, उनके क्रेडिट पर जो बांग्लादेश सरकार थी, शेख हसीना, जो अभी करंट पीएम थी, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मर पीएम शेख हसीना मैडम जी ने बिल पास करके इनको रिजर्वेशन लगभग 56% जो है दे दिया गया। फ्रीडम फाइटर्स अब तक तो जिंदा नहीं है, अब इनके कौन आ गए? सन, ग्रैंडसन, बहुत बड़ी बात है, बेटा, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, मतलब ये रिजर्वेशन का खेल चल रहा था बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। आज भी अगर करंट की बात करूं मैं, करंट पॉपुलेशन अगर हिंदू की बात करें तो करंट हिंदू कितने रह गए? 8%। जब मैंने बताया तो कितने थे? 18%। तो 8% तो हिंदू। अब देखिए हिंदू वहां घबराया तो घूम रहा है, क्योंकि हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। जो हिंदू टेम्पल है, अब हिंदू 8% है, तो हिंदू टेम्पल्स को क्या किया जा रहा है? डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, तो नष्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर, उनकी जो रिचुअल्स हैं, है ना, उनका जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं हिंदुओं की वहां पर, तो हिंदू यहाँ पर क्या है, इस समय डरा हुआ है। और भारत सरकार से अपील कर रहा है कि हमको भी भारत में शेल्टर बना लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हम ये देश इस लायक नहीं रहा। अब पूरी तरह से मान सकते हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री बन चुका है, 100% हो जाएगा। अगर 8% या हिंदू माइग्रेट होता है हिंदुस्तान की तरफ, तो हिंदुस्तान में वैसे आबादी ज़्यादा है और हिंदुस्तान में मारामारी, काट मार शुरू हो जाएगी। वैसे भी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर क्राइम स्कीम्स बड़े बड़े टॉप लेवल पर हिंदुस्तान में तो हो ही रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा अगर जनसंख्या माइग्रेट हुई हिंदुस्तान की तरफ, तो हिंदुस्तान पता नहीं अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या इंटरनेशनल जो बाउंड्री में जो इंटरफियर हो रहा है चाइना का, अमेरिका का, वो डेवलप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हिंदुस्तान उनसे लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि अब तो तख्ता पलट हमारे पूरे पड़ोसी में हो चुका है। अगर मैं थोड़ी सी बात अगर इंडिया की यहाँ पर मैप के थ्रू डिस्कस करना चाहूँ, तो पूरी तरह से तख्ता पलट हो चुका है। यहाँ म्यांमार है, म्यांमार में भी तख्ता पलट हो चुका है, बांग्लादेश में भी सेना ने तख्ता पलट कर दिया है, ठीक है ना। मोहम्मद यूनुस वहाँ पर पीएम बनाने की बात कर रही है, जिया एक मैडम है जिनको रिलीज कर दिया है वहाँ की राष्ट्रपति मैडम, और राष्ट्रपति जी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, ठीक है। जिया रहमान जो है वहाँ से रिहा, मतलब जो जेल में थी उनको रिहा कर दिया गया है। हो सकता है वो आगामी प्रधानमंत्री बने, या फिर
मोहम्मद यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाए, इस पर भी चर्चा चल रही है। देखिए यहाँ पे तख्ता पलट हो गया है, म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका था। इधर आप जानते हैं नेपाल, और इधर आप चाइना का इंटरफियर देख सकते हैं, चाइना। इधर पाकिस्तान गिरवी है पूरी तरह से, इधर श्रीलंका पूरी तरह से गिरवी है, अफगानिस्तान भी गिरवी है। तो सोचिए चाइना ने पूरी तरह से इंडिया को परेशानी में डाल दिया है, और इंडिया इस परेशानी से कैसे बाहर आएगा, ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको गाइस, क्योंकि हालात यहाँ बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। यहाँ हम पॉइंट को देख रहे हैं, चाइना ने पूरी तरह से नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो हमारे ज़्यादा हम जिन पर भरोसा नहीं करते, इतने बदतमीज हमारे पड़ोसी हैं, जो कि चापलूसी कर रहे हैं चाइना की, और चाइना के सबऑर्डिनेट बने हुए हैं, और अपनी सारी रक्षा, विदेश, अदर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर्स हैं वो चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं। चाइना से हथियार लेते हैं, चाइना से हथियार लेके फिर इंडिया में तबाही मचा रहे हैं। इंडिया में टेररिज्म बढ़ रहा है, इंडिया में नक्सलिस्ट बढ़ रहा है, इंडिया में स्कैमर्स दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड लेवल पर जो इंडिया को एक तरह से एज ए कंज्यूमर देखते हैं कि कंज्यूमर पार्ट है ये वर्ल्ड का, इंडिया कंट्री, क्यों ना हम इंडिया में आकर तबाही मचाएं। तो ये इंडिया के अंदर आने वाले जो लोग हैं, जो देख रहे हैं लालची कुछ लोग इंडिया में बहुत सीधे साधे लोग हैं, क्यों ना हम इनको बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करें। तो बहुत बड़े पॉइंट्स हैं इन लोगों के, डिस्टर्बेंस पैदा कर रखा है इंडिया के अंदर, बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इंडिया तो झेल रहा है, जैसा भी करेगा इंप्रूवमेंट करेगा, लेकिन जो बांग्लादेश में तबाही हो चुकी है ऑलरेडी, वो एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहाँ के लोग, बांग्लादेशी लोगों ने क्या किया है, पूरे संसद भवन में भी घुस गए हैं। यहाँ तक है जो संसद भवन है प्रेसिडेंट मैडम का और प्राइम मिनिस्टर मैडम का, सॉरी प्रेसिडेंट सर का, और प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना का जो ऑफिस था, उसमें भी उन्होंने धड़ल्ले से पूरी तरह से क्या कर दिया, एजिटेटर्स मतलब प्रदर्शन कर दिया है, प्रदर्शनकारी बन चुके हैं। यहाँ तक है जो बांग्लादेश के संसद भवन है, संसद में भी इंसान आराम से बैठा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पिक्चर देख रहा है बैठकर सिनेमा हॉल में। इस तरह से संसद तक ऐसे ही घुसाए हैं लोग। ठीक है, बांग्लादेश की शेख हसीना का पीएम का ऑफिस था, पीएम का जो रेजिडेंस था, पीएम का रेजिडेंस, तो रेजिडेंस में भी आपको देखने को मिल रही कई सारी तस्वीरें। रेजिडेंस में भी पूरी तरह से हुकूमत जारी, मतलब हुकूमत जो है कर लिया वहाँ की आवाम ने, वहाँ की पब्लिक ने, बस एक मुद्दा रिजर्वेशन को लेकर पूरी तरह से मतलब गरमा गया है, और इसी पे भारी चोट मारी है, बहुत ज्यादा भारी चोट मारी है। किसने मारी है? यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने। जो बाइडेन ने कहा कि जो बांग्लादेश का जो इलेक्शन हुआ था उसमें शेख हसीना ने गड़बड़ी की है। मतलब पीएम इलेक्शन में आप देखिए ये बात की है, पीएम इलेक्शन में क्या हुआ है, स्कैम हुआ है, और ये बात की है यूएसए के प्रेसिडेंट ने। यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा है पीएम इलेक्शन में बहुत लेवल पर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और ये स्कैम से ही शेख हसीना पीएम बनी है। तो ये भी एक बात यूएसए की तरफ से आई। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी है, ये एक खुफिया एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग पीएम शेख हसीना बनी पीएम धोखे से, और वहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ किया, रिजर्वेशन पॉलिसी बढ़ा दी गई, और वहाँ के लोगों के अंदर विद्रोह जैसी भावना पैदा हो जाती है, और बांग्लादेश जल रहा है। आज हेल्प मांग रहा है यूएनओ से। कई सारी एजेंसी हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो काम वहाँ पर कर रही हैं अपने हिसाब से। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कहीं जैसे भी कहीं मदद हो सकती है वो करेगी इस लेवल पर। तो बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस क्या होता है, ये तक क्लियर है पॉइंट्स सारे हमारे। ठीक है, जीके फॉर्म में आप देख सकते हैं इस वीडियो को, है ना, स्टैटिक जीके फॉर्म में देख सकते हैं पॉइंट्स हमारे यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है फादर जियाउर रहमान रहे। जियाउर रहमान नेशनल फादर कहते हैं बांग्लादेश में, जैसे हमारे नेशनल फादर राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी हैं, पाकिस्तान में राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना, और बांग्लादेश में राष्ट्रपिता जियाउर रहमान, उनकी भी मूर्ति खंडित कर दी गई। और शेख हसीना जो है वहाँ से भागकर इंडिया आ चुकी है। ठीक है, याद रखना है इंडिया ये अराइव होती है, इंडिया में अराइव पहुंच जाती है। ठीक है, और पहुंचती कहाँ पर है? गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट।
याद रखना है, गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट